अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो एंड बोर्ड फाइल। चलें जी, थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट जी। कल के लेक्चर के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? मेनली हमारी डिस्कशन थी विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ कैफ 8, क्लास स्ट्रेटजी, प्लानिंग और प्रिपरेशन की मेथडोलॉजी हमारी क्या होगी। और उसके बाद हमने एक थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि ऑडिट क्यों रिक्वायर्ड है, ऑडिटर का क्या रोल है एक कंपनी के स्ट्रक्चर में, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, और इसके अलावा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है या क्यों ज़रूरी है। यहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे आज। चलें जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे, जल्दी से ये देख लें बस, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, डायरेक्टर्स कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है, शेयर होल्डर्स का रोल क्या होता है, इनके अपने मोटिव्स क्या होते हैं इन अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जस्टिफाई करने के लिए डायरेक्टर्स किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर जो है ऑडिट करता है, और ऑडिट करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है। ठीक है जी, क्रेडिबिलिटी ऐड हो जाती है कि ये ऑडिटेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसलिए वो क्रेडिबल हो जाती हैं, लोग उनको उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। चलें जी, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो ऑडिटर जो है, ऑडिटर is basically auditing financial statements and adding credibility in the process। अब देखिए, किसी भी चीज को क्रेडिबल होने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट होगा, उस ऑडिट को बेस बना के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब कहेंगे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिबल है एज कंपेयर टू दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ऑडिटेड, तो वो उस क्रेडिबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी ऑडिटर अगर ऑडिट करेगा तो ऑडिट करके चला नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग अगर जाके पेपर देते हैं, पेपर देने के बाद आपको कोई रिजल्ट दिया जाता है तो किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में दिया जाता है, ताकि उसका एविडेंस रहे, प्रूफ हो के आपको ये रिजल्ट मिला है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो वो आपको वर्बली नहीं बताता कि जी आपको ये इश्यूज हैं, ये टेस्ट करा दें, वो आपको लिख के देता है। इसी तरह ऑडिटर कोई रिटन डॉक्यूमेंट दे रहा होता है। ठीक है जी, क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए इस पूरे ऑडिट प्रोसेस में ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर इशू करता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट एक पूरी रिपोर्ट होती है 3 to 4 पेजेस की। स्टैंडर्ड उसका फॉर्मेट होता है, इस रिपोर्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गाइड करते हैं। और इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है वो होती है ऑडिटर की ओपिनियन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ऑडिटर रिपोर्ट, और इट आल्सो कंटेन्स, इसमें बहुत सारी और चीजें होती हैं, और उनमें से एक सेक्शन होता है ऑडिटर्स ओपिनियन का। इट आल्सो कंटेन्स ऑडिटर्स ओपिनियन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ओपिनियन देता है, आई कैप को आप पेपर सॉल्व करके दे के आते हैं, आई कैप आपको एक ओपिनियन देता है। इसी तरह जब ऑडिटर किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा तो वो अपनी एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। राइट, ओपिनियन किस डॉक्यूमेंट में एक्सप्रेस करेगा, उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि ऑडिट किन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हुआ है,
कंपनी के बारे में लिखा होता है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है जी, इस तरह की बातें लिखी होती है, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है जो कि ऑडिटर्स ओपिनियन होता है, और ऑडिटर्स ओपिनियन का मतलब ये होता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने चेक किए हैं, ऑडिट की हैं, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब कल हमने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उनकी बेसिस फॉर प्रिपरेशन क्या होती है, हाउ डू वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या हमारी अपनी डिस्क्रेशन होती है कि हम इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दें या एनआरवी पे रिकॉर्ड कर दें, या हमें कोई स्टैंडर्ड गाइड करता है कि यू नीड टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्या हमारी डिस्क्रेशन होती है कि हम इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करें या ना करें, क्या हमारी डिस्क्रेशन होती है कि हम रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर दें। सो देयर आर सम बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये बेसिस फॉर प्रिपरेशन जो होती हैं, ये बेसिस फॉर प्रिपरेशन जो होती हैं, ये आती हैं आपकी IAS या IFRS से। इसके साथ मैं एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, लोकल रेगुलेशंस। लोकल जो आपके लॉज होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट है, ये भी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एलिमेंट्स भी होनी चाहिए, ये बातें भी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। 4th और 5th स्केड्यूल है, आप फाइनल में जाके पढ़ेंगे कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की, अगर अभी तक नहीं पढ़ा, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या एडिशनल मैटर्स होने चाहिए, वो लोकल रेगुलेशन से आते हैं, राइट। तो बेसिस फॉर प्रिपरेशन या बेसिस ऑफ प्रिपरेशन हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अब मैं सारी बातों को लिंक करने जा रहा हूं। हमने कल बात की कि ऑडिटर जाके चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन बेसिस फॉर प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली बनी है या नहीं बनी, और शेयर होल्डर्स या यूजर्स को रिपोर्ट दे देता है। अब मैं इन सारी बातों को एक ही जगह इकट्ठा करूंगा, फोकस रखना है आपने। तो बेसिस फॉर प्रिपरेशन के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसको कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से मेंशन करेंगे अपनी लेक्चर्स में, AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? जिस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कंपनी ने, मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंटिटी टू एंटिटी वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी नहीं, एंटिटी टू एंटिटी। जैसे एनजीओ होगी तो डिफरेंट होगा, कंपनी होगी तो डिफरेंट होगा, बैंकिंग सेक्टर होगा तो डिफरेंट होगा, राइट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी तो डिफरेंट होगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, और ऑडिटर जाके उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है कि क्या ये वाकई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो एक रिपोर्ट जो होती है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, उसमें एक सेक्शन होता है ऑडिटर्स ओपिनियन, उसमें मेंशन कर देता है, कह देता है कि जी या तो ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, या ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली नहीं बनी हुई। अब मैंने ये तीनों चीजें लिंक कर दी, ऑडिटर ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो तीनों बातें हैं, ये जो तीनों मैटर्स मैंने लिंक किए, मैं इनको यहां से आइडेंटिफाई भी कर देता हूं आपके लिए जी। एक है जी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, that whether they have been prepared as per applicable financial reporting framework or not. इसको हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। सो ऑडिटर करने क्या जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, objective of an audit
objective of an audit is to express an opinion on financial statements that whether or not they have been, यानी financial statement have been prepared as per applicable financial reporting framework. ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है जी, हमने इससे बाहर नहीं जाना. सो ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन या शुड एक्सप्रेस एन ओपिनियन. किस पे करे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. और थर्डली क्या चीज देखेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी है या नहीं बनी. अब इसमें ये तीनों जो पॉइंट्स हैं इनकी हम थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करेंगे. जी. सबसे पहले है जी ओपिनियन. व्हाट इज ओपिनियन? ओपिनियन महज एक राय होती है, ये कंक्लूजन नहीं होता और ये 100% ट्रू नहीं होती बात. ये राय होती है. जैसे आप किसी चीज के बारे में राय दे दें, आप कोई गाड़ी हो सामने, आप कहें जी बड़ी अच्छी गाड़ी है, सेफ्टी फीचर्स बड़े अच्छे हैं, बाद में थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो और उसका जो सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे उसके ड्राइविंग सीट्स पे वो लगे होते बैग्स, SRS बैग्स, वो ओपन ही ना हो, तो आपकी ओपिनियन गलत होगी. सो ओपिनियन जो होती है ये फॉर्मल स्टेटमेंट होती है. इट कुड बी रॉन्ग. ये कंक्लूसिव नहीं होती, ये 100% नहीं होती, ये महज एक राय होती है. तो ऑडिटर भी अपनी एक राय दे रहा है. ऑडिटर 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता. फॉर श्योर किसी कंपनी के बारे में वो ये नहीं कह सकता कि ये वाकई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी हुई है, अनलेस कि वो 100% चीजें देखे, जो कि पॉसिबल ही नहीं होता. राइट? 100% कभी भी ऑडिट नहीं होता. ऑडिट होता है सैंपलिंग बेसिस पे. इसकी भी आगे डिस्कशन आएगी. तो ओपिनियन कुड बी रॉन्ग. राइट? ये फॉर्मल स्टेटमेंट्स होती हैं एंड these statements, the opinion of auditor could be wrong. दूसरा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्जेक्टिव में दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आप लोगों को पहले से पता है. ये बात हो रही है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गई, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, जो भी एज पर IAS 1 आपके एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं. यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब यही है. राइट? उसके बाद पॉइंट नंबर 3 जो है, इट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क 3 डिफरेंट सोर्सेस से आता है. ठीक है जी. 3 डिफरेंट, मेनली 2 सोर्सेज होते हैं, लेकिन उसमें फिर एक सोर्स और ऐड हो जाता है. जैसे अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में IAS प्लस IFRS प्लस लोकल रेगुलेशंस, ये मिलके आपके फ्रेमवर्क बनाते हैं. जैसे कंपनीज एक्ट 2017 है, तो हमारा जो फ्रेमवर्क है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो भी IFRS प्लस लोकल रेगुलेशन की बेसिस पे है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनता कैसे है, पाकिस्तान में ये कैसे फ्रेमवर्क बनता है? वो इस तरह से बनता है कि एक बॉडी है जी IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट. वो एक स्टैंडर्ड इशू करती है. लेट्स से उसने एक IFRS इशू किया है विच इज IFRS 15
रेवेन्यू की रिकग्निशन पे। वो स्टैंडर्ड सारी मेंबर बॉडीज के साथ शेयर किया जाता है, जैसे आईकैप है पाकिस्तान में और पिप्फा है, PIPFA, ये दोनों आईफैक के मेंबर्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड आता है जी आईकैप के पास, प्लस SCCP के पास, प्लस पिफ्फा और अदर कुछ और बॉडीज भी होती हैं। ये सारे बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि इस स्टैंडर्ड को कब से पाकिस्तान में एप्लीकेबल करना है और क्या कुछ चेंजेस करनी है कि नहीं करनी। तो ये एक डेट डिसाइड करते हैं, डेट फॉर एडॉप्शन, कि हमने इसको तब से एडॉप्ट कर लेना है, और इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक डेट सिलेक्ट हो जाती है। सो ऑडिट ऑब्जेक्टिव में हमारे 3 पॉइंट्स थे। ओपिनियन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to enable auditor to express an opinion on the financial statement that whether or not they have been prepared as per framework। तो आपने जब ऑडिट करना है, आपका और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप ये नहीं जाके ऑडिट करेंगे अच्छा बिजनेस अच्छा आप नहीं चला रहे, आपकी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी तो फैक्ट्री में मैं आया हूँ, मेरा तो सांस बंद हो रहा है, यहाँ पे तो आबो हवा अच्छी नहीं है। ये काम नहीं करने जाना आपने। बस ये मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ये तो है ही, मशहूर है, लोग ये फ्रॉड करते रहते हैं, इनका तो फ्रॉड पकड़ के जाना है। मैंने ये काम भी नहीं करना। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब या जजेस साहब बैठ के सारा दिन कहते हैं कि जी अच्छा यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ऑडिट करवा लेते हैं। तो ऑडिट जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिविटी नहीं है। ऑडिट का बड़ा स्पेसिफाइड स्कोप है। फ्रॉड इज पार्ट ऑफ ऑडिट, लेकिन वो हम देखेंगे कि कैसे आता है फ्रॉड डिटेक्शन। प्रिंसिपली ऑडिट इज नॉट अ फ्रॉड डिटेक्शन एक्टिविटी। ऑडिट में इस ऑडिट के ऑब्जेक्टिव में यही 3 पॉइंट है। हमने जाके देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी है या नहीं बनी, और उसके ऊपर हमने अपनी ओपिनियन दे देनी है ऑडिट रिपोर्ट में। अब वो डेफिनेटली ये चीज देखने के लिए हमें बड़ी एक्सटेंसिव वर्किंग करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने ये देखना है कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्डेड है या नहीं, तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट की वेरिफिकेशन करनी है। कॉस्ट की वेरिफिकेशन के लिए काफी सारे स्टेप्स हैं। फिर आपको NRV की वेरिफिकेशन करनी है, उसके लिए काफी सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। वो करने के बाद आप देखेंगे कि जी क्या रिकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन जब आप देखेंगे तो उसके लिए आप देख रहे होंगे एसेट्स की कैपिटलाइजेशन ठीक की है कि नहीं की। इंटेंजिबल एसेट्स की जब आप अमोर्टाइजेशन देख रहे होंगे तो आप देखेंगे इंटेंजिबल एसेट एज पर IS 38 कैपिटलाइज हुए कि नहीं हुए, उसके पीछे पूरी वर्किंग है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव यही है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फिर बहुत ज्यादा वर्किंग है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है टू पास कैफ 8। अब उस कैफ 8 को पास करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट। उसके लिए आपने प्री रैक जो पेपर्स हैं वो पास किए हैं, उसके बाद आप क्लासेस लेंगे, टेस्ट लेंगे, मिड लेंगे, मॉक देंगे, लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, और फिर जाके आप कैफ अच्छी प्रिपरेशन के साथ पास कर लेंगे। तो ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। तो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किया है ऑडिट ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में, कल के लेक्चर से ही हमने कंटिन्यू किया था, और आज मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कॉन्टिन्यूसली आपने रेगुलरली हमें ज्वाइन करना है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्डिंग भी अपलोड होते टाइम लग जाता है, तो फिर आपकी वो सीक्वेंस नहीं बनेगी अगर आप कोई क्लास स्किप करेंगे। चलें जी, अब ये मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ जरा क्विकली। कल का लेक्चर जरूर देखना है, जो लोग कल नहीं थे प्रेजेंट, कल का लेक्चर आप लोगों ने जरूर देखना है जी। सबसे पहले ये डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ये बड़ी जेनेरिक सी डेफिनेशन है, ये किसी स्टैंडर्ड में या किसी बुक में ये एज सच नहीं है। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली हम तो स्टैंडर्ड्स की ही बात करते हैं। कल बताया था कि जैसे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। सो एन ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ एन एंटिटी बाय एन ऑडिटर। ये जनरल सी डेफिनेशन है। ऑडिट ऑब्जेक्टिव, the main objective of audit is to enable an auditor to convey opinion
as to whether or not the financial statement of an entity prepared according to applicable financial reporting framework. तो वही 3 बातें मैंने बोल्ड की हुई हैं जो मैंने 1 by 1 आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इसको रीड करें, इसको रीड करें और इसको भी रीड करें। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने रीड क्या चीजें करनी है और मेमोराइज क्या करना है। ठीक है जी, क्रैमिंग नहीं है यहाँ पे, मेमोराइज है। मेमोराइज का मतलब होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को याद कर लेते हैं। क्रैमिंग ये होती है कि आप विदाउट एनी नॉलेज कॉन्सेप्ट अब रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना हमने। चलें जी, ये ऑडिट ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको रीड करें प्लीज। और ये वाला जो है इसको आपने मेमोराइज करना। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क कैसे बनता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन डिसाइड करता है? रीड करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। जब रीड कर लें तो प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा, जो लोग कल की क्लास में नहीं थे जरा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। किस सिटी से ऑनलाइन है जी? सिटी एंड नंबर ऑफ पेपर्स कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं? जो लोग ऑनलाइन कल नहीं थे लाइव हमारे साथ, आज फर्स्ट क्लास है उनकी। सिटी एंड नंबर ऑफ पेपर। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी उस्मान ज़रीफ इस्लामाबाद से। चलें जी, वेलकम। अहमद खालिद, रहीम यार खान, FAR2 MFA ऑडिट। रहीम यार खान, गुड। मोहम्मद फैजान है जी झंग सदर से, 3 पेपर्स। झंग और झंग सदर में कोई डिफरेंस है? बेसिकली झंग सिटी है ना। आतिफ बशीर हैं। आतिफ कह रहे हैं जी मैं लेट था। अच्छा, तो आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं और कितने पेपर्स हैं? उस्मान ज़रीफ के 3 पेपर्स हैं। आतिफ फैसलाबाद 3 पेपर्स। चलें जी, गुड। चलें जी, आई वेलकम यू ऑल। कल का लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखना। अपलोड हो गया लेक्चर। अभी तक जो है वो मुझे नहीं एक्सेस दी उन्होंने, क्योंकि मैंने मटेरियल अपलोड करना था कल का, इसलिए फिर मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों से शेयर कर दिया था। एटलीस्ट मैंने कहा आपको मैं बोर्ड फाइल तो शेयर कर दूं। तो मुझे नहीं अभी उन्होंने इनरोल किया, मुझे इनरोल करेंगे एज इंस्ट्रक्टर, तो फिर मैं जो है वो बाकी चीज़ें अपलोड करूँगा, जैसे आपके
ये बोर्ड फाइल है, एनालिसिस है। अच्छा जैद साहब, फिर आप मुझे इनरोल करवा दें LMS पे, क्योंकि मैंने चीज़ें अपलोड करनी होती। अच्छा आपने, अच्छा आपने अपलोड कर दिया था वो, ठीक है, ओके। चले उसकी इशू नहीं है, ये जो है वो मैं बोर्ड फाइल तो मैं खुद कर देता हूँ, तो मटेरियल मैं खुद ही अपलोड करता हूँ, ठीक है, नो इश्यूज। चले जी, कल का लेक्चर आप लोगों ने प्लीज जरूर देखना है, ताकि आपको पता चले कि हमने क्लास में बुक कौन सी फॉलो करनी है, क्लास की मेथोडोलॉजी क्या होगी, इन सारी बातों के लिए कल का लेक्चर आपने जरूर देखना है। अच्छा, कल एक और बात भी डिस्कस हो रही थी कि एक स्टूडेंट शायद कह रहे थे कि MFA की क्लास 4 PM पे स्टार्ट हो रही है, तो आपने कल क्लैरिफाई किया था कि वेदर इट इज 4 और 4:15? 4 पे है। कितने लोगों की क्लास है MFA की 4 PM पे? 4 क्यों रखी हुई है, मेरी बात हुई थी, चलो लेट मी चेक। काफी लोगों की क्लास, फिर ये तो हमारा थोड़ा सा क्लैश आ जाना। चले लेट मी, आप जरा रीड करें। चले जी, मेरी बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल टाइम अभी 4:54 है, लेकिन क्लास तकरीबन 10 मिनट्स लेट स्टार्ट होती है, और हमने टीचर को भी कहा है कि थोड़ा लेट स्टार्ट कर लें। अब ये होगा कि या तो इसका ऑफिशियल टाइम ही 4:15 हो जाएगा, या एटलीस्ट 10 मिनट्स जो है वो लेट स्टार्ट होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि कल से 3:10 पे क्लास स्टार्ट कर लें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास से पहले तो आपकी कोई क्लास नहीं है ना, किसी की इस क्लास से पहले कोई क्लास होती हो, तो हम कोशिश करेंगे कि 3:10 शार्प जो है क्लास स्टार्ट कर लें। चल जी, रमजान में ही ऐसे है, रमजान के बाद हमारा कोई क्लैश नहीं है, तो इट्स अ मैटर ऑफ से 7-8 क्लासेस होपफुली, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो शायद मे बी थर्सडे से ऑफ हो जाए, तो ज्यादा नहीं है, कोई 8-9 क्लासेस की बात। चले आए जी, यहां से डिस्कशन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करते हैं, और ये जो हमने एक बात की है ये वाली, इसको थोड़ा चैलेंज करते हैं। हम ये बता रहे हैं यूजर्स को, मैं अच्छा सा कलर ढूंढ लूं इसमें से जी, यूजर्स को हम ये बता रहे हैं कि ओपिनियन ये दे रहे हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये ऑब्जेक्टिव बताया ना, तो ये एक जेनेरिक सी बात है, जेनेरिक सी बात है। अब ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर जो है अपनी ओपिनियन के अंदर एक स्पेसिफाइड वर्डिंग यूज करता है, ठीक है। अब मैं इसको जरा इक्वलाइज कर रहा हूं इस स्टेटमेंट को, ये स्टेरिक लगा दिया मैंने, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट जी। अब ऑडिटर क्या करता है, इस
स्टेटमेंट की जगह ओपिनियन में एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट यूज करता है। वो क्यों यूज करता है, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि क्या है। मैंने यहां आपको बताया कि ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, किसी तरह की गारंटी नहीं देता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। और ओपिनियन एक्सप्रेस करने की रीजंस ये हैं कि वो जो काम करता है ऑडिटर, जो काम करता है वो 100% नहीं होता। सो ऑडिट कभी भी 100% नहीं होता। देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ कंपनी, इन द कंपनी, ठीक है। तो कभी भी ये नहीं होता कि हम 10,000 ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करके आ जाए। तो ऑडिट हम क्या कर रहे होते हैं, ऑडिट हम कर रहे होते हैं सैंपल बेसिस पे। ऑडिट हो रहा होता है सैंपलिंग बेसिस पे। सैंपलिंग क्या होती है, बड़ी डिटेल से इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, हमारा एक पूरा चैप्टर है इस पे, ठीक। वैसे आसान अल्फाज में सैंपलिंग ये होती है कि अगर आपके पास 1000 ट्रांजैक्शंस हैं तो आप कहते हैं कि जी इसमें से मैंने से 150 ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेना। अब जो सैंपलिंग होती है, जो सिलेक्शन होती है ट्रांजैक्शन की, उसकी बहुत सारी बेसिस होती है। एक बेसिस होती है बेस्ड ऑन मटीरियलिटी। ये टर्मिनोलॉजी आपने कहीं सुनी होगी, मटीरियलिटी। ये वर्ड सुना है किसी ने आज तक, मटीरियलिटी? सैंपलिंग की अदर बेसिस भी होती है। एक बेसिस होती है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी नहीं सुना? मटीरियलिटी ये होती है, मटीरियल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट कर सके। यानी अगर आप जाएंगे नेस्ले में और नेस्ले का जो शेयर होल्डर है वो कहता है कि अगर 1 लाख रुपए का एरर हुआ तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 लाख का एरर हुआ तो मैं अगली दफा नेस्ले में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, 10 लाख का फ्रॉड हुआ मैं नेस्ले में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, 1 लाख का फ्रॉड हुआ मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो मटीरियलिटी जो होती है वो ऐसी अमाउंट होती है विच कुड इफेक्ट डिसीजन मेकर मेकिंग ऑफ यूजर्स। मटीरियलिटी पे पूरा हमारा एक टॉपिक आएगा। अब मटीरियलिटी देखें, आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, राइट? शॉपिंग करने जाते हैं, अगर आपने एक सिंपल पेन लेना हो तो शायद आप कोई ज्यादा सोच विचार नहीं करते, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते सोचने में, और आप कोई सा पेन जाके ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने लैपटॉप लेना हो तो शायद बहुत ड्यू डिलीजेंस करते हैं, देखते हैं किस कंपनी के फीचर्स अच्छे हैं, कौन सा ड्यूरेबल है, कॉस्ट प्राइस किसकी अच्छी है। तो वो आपके लिए मटेरियल अमाउंट है। और पेन लेना या कोई और इस तरह की चीज लेना ये आपके लिए मटेरियल अमाउंट नहीं है। तो ये होती है मटेरियल। अब ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो सैंपलिंग बेसिस पे करता है, यानी वो 1000 में से 10,000 में से कुछ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करता है। और ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करने के लिए वो बहुत सारे टूल्स यूज करता है। वो टूल्स क्या है आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसमें से एक टूल मटीरियलिटी भी होता है। वो देखता है कि नेस्ले के ऑडिट में ये मैं 5-5, 10-10 रुपए की ट्रांजैक्शन तो बैठ के नहीं चेक कर रहा, 100 रुपए की ट्रांजैक्शन तो नहीं चेक कर रहा। जब नेस्ले के यूजर को लाख रुपए की ट्रांजैक्शन से फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर मैं लाख रुपए से नीचे वाली ट्रांजैक्शन चेक ही क्यों करूं? मैं लाख रुपए की परचेज क्यों चेक करूं? मैं लाख रुपए की सिंगल सेल क्यों चेक करूं? मैं लाख रुपए के एक्सपेंसेस क्यों चेक करूं? ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, वो मटीरियलिटी को सामने रख के ट्रांजैक्शंस का ऑडिट करेगा या उनको चेक करेगा, राइट? उनको चेक करेगा। तो जिसकी वजह से सैंपलिंग एंड मटीरियलिटी की वजह से ऑडिटर फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, क्योंकि अगर उसने 100% वेरिफिकेशन नहीं की तो फिर 100% गारंटी कैसे कर सकता है ऑडिटर? आपने मुझे अपना पेपर सॉल्व करके दिया, अगर मैं सारे क्वेश्चन चेक करूंगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप या तो पास हैं या फेल हैं। लेकिन अगर मैंने आपके 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का पेपर चेक किया है
तो फिर मैं तो आपको यही कहूंगा ना कि इन 30 में आप पास हैं या फेल हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा आप 100 में पास हैं या फेल हैं, मैं आपको गारंटी तो नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है आप पास हैं, लेकिन मैं ओपिनियन दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी मिली है आपको। तो बेसिकली ऑडिटर सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहा होगा, और मटीरियलिटी उसमें एक फैक्टर है ऑडिट करते हुए, मटीरियलिटी को वो सामने रखेगा। अब जब वो देगा ओपिनियन देगा तो इस स्टेटमेंट को वो रिप्लेस करता है विद एन अदर स्टेटमेंट, जिसमें वो कहता है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू in all material respects। ये जरा 1 मिनट, पैक से कॉल आ रही। चले जी, आपकी क्लास जो इसके बाद वाली है वो कल से 4:15 पे होगी ऑफिशियल टाइमिंग। अब 4:15 का मतलब है 5 मिनट बाद स्टार्ट हो, 10 मिनट्स बाद हो, लेकिन ऑफिशियल टाइमिंग चेंज होगी। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखें जी, मैंने इसमें कौन सी नई स्टेटमेंट ऐड कर दी और उसकी रीजन क्या है। ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स का मतलब है जो जो मटीरियल अमाउंट्स थी वो, इममटीरियल अमाउंट्स इसमें कवर्ड ही नहीं है, हमने चेक ही नहीं की। ठीक है जी, ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। और ये मैंने आपको समझा दिया कि मटीरियलिटी क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। हर क्लाइंट पे जाके हम पहले देखते हैं कि उसमें कौन सी फाइनेंशियल अमाउंट है जो मटीरियल है, और उसके मुताबिक हम अपना ऑडिट करते हैं। अब इसमें एक और जो वर्ड मैंने नया ऐड किया, इट इज ट्रू एंड फेयर, यानी एज पर को, ये एज पर को मैंने रिप्लेस कर दिया ट्रू एंड फेयर के साथ, और एक नया वर्ड मैंने यहां ऐड कर दिया ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट। सो ट्रू एंड फेयर क्या होता है जी? ट्रू एंड फेयर क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है, ट्रू का मतलब that financial statements are free from errors। ठीक है जी, एरर्स। ट्रू का मतलब ये है जी, यानी ऑडिटर अपनी ओपिनियन में लिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स। तो ट्रू का क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एरर नहीं है। कौन सा एरर नहीं है? मटीरियल एरर नहीं है। और फेयर का क्या मतलब होता है जी? फेयर ये वर्ड सुना है जी कहीं? मुझे ये बताएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फेयर एंड लवली ना कह दीजिएगा आप तो अच्छा फेयर एंड लवली देखिए लिख दिया, अब तो वो भी फेयर एंड कुछ, उसका नाम चेंज हो गया, फेयर नहीं हो गया, उसका नाम कुछ हो, ग्लो एंड लवली हो गया। हाँ मुझे याद आ गया। तो फेयर का मतलब, अब आप थोड़ा मुझे बताएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास डॉक्यूमेंटेड होती है। किसी भी एसेट की कॉस्ट हो गई, किसी भी परचेज से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड इनवॉइसेस हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन पीछे जो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके अगेंस्ट डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, किसी इनवॉइस की फॉर्म में, किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। अब आप मुझे ये बताएं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अभी तक जितनी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, क्या आप कहीं अजम्पशंस या एस्टिमेट्स यूज कर रहे होते हैं?
नहीं कर रहे होते, कहीं पे एस्टिमेट यूज नहीं किया। प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन का रेट एस्टिमेट है, ठीक है। और बताएं, फेयर वैल्यूज बहुत सारे केसेस में एस्टिमेट्स होते हैं, फेयर वैल्यूज, राइट। और बताएं जी, कोई वारंटी की प्रोविजन सुनी है? IS 37, इम्पेयरमेंट कुड बी एन एस्टिमेट, वारंटी की प्रोविजन एस्टिमेट। IS 37 में जितने आप प्रोविजंस कैलकुलेट कर रहे हैं सारी एस्टिमेट्स है। तो एस्टिमेट्स जो होते हैं, एस्टिमेट्स, इनमें एक स्पेशल किस्म का मसला होता है। एस्टिमेट में एक स्पेशल किस्म का मसला होता है, एक प्रॉब्लम होती है, और वो ये होता है कि इस पे मैनेजमेंट जो है वो बायस्ड हो सकती है। मैनेजमेंट बायसनेस का रिस्क होता है या मसला होता है इसमें। देखिए, अगर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे आपकी बिल्डिंग कितने की है, वो तो कहेंगे 1 अरब की हो, वो कहेंगे 10 अरब की है। आप उनसे पूछेंगे आपके ये जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं सारी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रही हैं, कॉस्ट इनकी आ रही है से 1 करोड़, आपके ख्याल में फेयर वैल्यू कितनी होगी, वो कहेंगे जी 10 करोड़ होगी। तो जैसा वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाना चाहेंगे, अपने एस्टिमेट्स को वैसे चेंज कर सकते हैं वो बायस, क्योंकि एस्टिमेट के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होता। मैनेजमेंट का इस दफा मूड ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लोअर लेवल पे रखनी है। वो कहेंगे कि जी हमारा एस्टिमेट ये है कि इस दफा हमारे बैड डेट्स होने ही नहीं है। मैनेजमेंट का मूड है कि जो लीगल केसेस उन पे चल रहे हैं उसकी प्रोविजन मिनिमम करनी है। तो वो कहेंगे कि जी ये देखें, इसका तो फाइन एंड पेनल्टीज जो है वो हमारी 10 लाख की बजाय 1 लाख रुपए लगनी है, हमारा एस्टिमेट ये है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स रिकॉर्डेड अमाउंट में, या वो अमाउंट या वो कैलकुलेशंस जो बेस्ड ऑन अमाउंट्स होती हैं, उसके अलावा दूसरा स्पेशल मसला होता है एस्टिमेट्स में। एस्टिमेट्स में रिस्क होता है या इशू होता है मैनेजमेंट बायसनेस का, और इसके लिए हम जो वर्ड फेयर यूज करते हैं, इसमें ऑडिटर ये कहता है कि मैंने सारे एस्टिमेट्स भी देखे हैं एंड दीज एस्टिमेट्स आर अनबायस्ड। अनबायस्ड यानी मैंने सारी अमाउंट्स देखी है, कैलकुलेशन देखी है, देयर इज नो एरर। मैंने सारे एस्टिमेट्स देखे, उनकी प्रेजेंटेशन देखी है, देयर इज नो बायसनेस। ये ट्रू एंड फेयर का यहां पे मतलब होता है। सो अब आप सम अप कर देता हूं। जब ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट में ओपिनियन देंगे तो उसमें ऑडिटर्स जो वर्डिंग यूज कर रहे होंगे वो लिख रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। इसको हम चैलेंज करेंगे आगे जाके चैप्टर 14 में, एग्जैक्ट ओपिनियन की वर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पे अभी आपको ट्रू एंड फेयर व्यू का पता होना चाहिए इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चले जी, आए इसको बुक से जरा ट्रेस कर लेते हैं कि बुक में ये कैसे लिखा हुआ। चले जी, इंडिपेंडेंस हमने कल डिस्कस कर ली थी, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसको आपने रीड करना है। अच्छा ये देखिए, द रिपोर्ट गिव एन ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली इक्वल, एक जैसा मतलब है, सेम मीनिंग्स। द पोजीशन एंड रिजल्ट ऑफ एंटिटी, द रिपोर्ट कंसीडर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज अप्लाइड। तो इस कॉन्सेप्ट पे हमारा पूरा एक चैप्टर है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी आपने इतना समझ लेना है कि मटीरियल IS 1 के अकॉर्डिंगली, IS 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, मटीरियलिटी इज एन अमाउंट या एनी अमाउंट, एनीथिंग which could affect decision making of users is called material। चले जी, इंडिपेंडेंस को रीड कर लें, फिर मैं ट्रू एंड फेयर व्यू रीड कर देता हूं जी। अच्छा, आप जो बुक लेंगे पैक की,
उसमें मैंने ये इस तरह से नोट्स इंसर्ट किए हुए, टीचर नोट्स। अब देखिए ये ट्रू एंड फेयर का कहीं पे मतलब नहीं लिखा हुआ, तो इस तरह से ब्लू तो नहीं आएगा आपके पास, लेकिन ये इस तरह टीचर नोट्स का लोगो आएगा। ये आगे भी काफी टीचर नोट्स आएंगे, तो इस तरह के नोट्स होंगे। इनको आपने जिन नोट्स को याद करना होगा वो बता दूंगा, अदरवाइज आपने नोट्स को रीड करना होगा। अच्छा, बुक की डिस्कशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मैं आपसे जनरल डिस्कशन भी करूंगा, ताकि आप लोगों को एक ओवरऑल जरा ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी समझ आए कि ऑडिट होता कैसे है। तो मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ कि ये डिस्कशन जर्नल है, ताकि आप थोड़ा सा आपकी बेसिस बन सके। ये जो है डिस्कशन, ये बुक से मैं ट्रेस कर रहा हूँ या बुक से आपकी लिंक करवा रहा हूँ, ये आपके कोर्स का पार्ट है। तो ये जो है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके कोर्स का पार्ट है। True and fair view. The auditor report on whether or not financial statement give true and fair view or present fairly the position of entity as at the end of financial period and performance of the entity during the period. The auditor does not certify or guarantee. In preparing financial statement, large amount of judgment is exercised, जिसे हम estimates भी कह रहे थे, by director. Similarly, judgment is exercised by auditor in reaching his opinion. The phrase true and fair view and present fairly indicate that a judgment is being given that the financial statement can be relied upon and have been properly prepared in accordance with framework. तो जजमेंट बेस्ड होता है ऑडिट भी, और जजमेंट बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो इसको भी आपने याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, यू नीड टू रीड दिस पैराग्राफ। और उसके बाद है जी मटीरियलिटी। ये बड़ा कह लें कि स्नैपशॉट है मटीरियलिटी का। मटीरियलिटी की असल डिस्कशन जो है वो आगे आएगी। The auditor report in accordance with the concept of materiality. He gives an opinion on whether financial statement present fairly in all material respects the financial position and performance of entity. Financial position क्या होती है जी? SOFP। और performance क्या होती है? SOCI. Information is material if on the basis of financial statement it could influence the economic decision of users should it be omitted or misstated. ये उसने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, तो इस एग्जाम्पल को जरा आप रीड कर लें। पैटी कैश होते हैं छोटी अमाउंट्स। कंपनीज में ना स्मॉल अमाउंट का कैश अपने पास रखा जाता है और उससे पैटी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। जैसे किसी एम्प्लॉय से कुछ मंगवाना है, उसको वो पैसे दे दिए, उसे कैश कैश परचेज कर लो। कैश परचेज के लिए बेसिकली ये यूज होते हैं। राइट, चलें जी, लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स। Last 5 minutes. Stages of audit. Stages of audit process. जो कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस होता है, इसकी स्टेजेस जरा देख लें क्या होती है। और ये सारी स्टेजेस हमारे पूरे कोर्स में डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस्ड है। सो फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट होती है, जैसे आपने घर बनवाना हो, आपने से कोई काम करवाना हो किसी से, तो आप
नंबर 1 फर्स्ट स्टेज पे क्या करते हैं, लेट्स से आपने घर बनवाना है जी, क्या करेंगे सबसे पहले, आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट होती है अपॉइंटमेंट, ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जैसे आपकी सीए की जो जर्नी है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या थी, एडमिशन, अपने आप को इनरोल करवाना, रजिस्टर करवाना आई कैप में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑडिट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट को डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, जैसे कुछ स्टैंडर्ड है, कंपनीज एक्ट है, कोई एक डॉक्यूमेंट और है कोड ऑफ एथिक्स। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम देखेंगे और देखेंगे कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। अपॉइंटमेंट के बाद ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर प्लानिंग करता है। हर काम हम प्लानिंग के साथ करते हैं जी, सिवाय एक काम के जिंदगी में। आपके माइंड में सीए आ रहा होगा और वो सीए बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। तो ऑडिट प्लानिंग, ऑडिटर क्या करता है जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो ऑडिटर क्या करता है, प्लानिंग करता है। किसी को आइडिया है कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब होती है, किस पर्टिकुलर इवेंट पे होती है, किसी को थोड़ा आइडिया है, कभी सुना हो? चले इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है, कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कब होती है। आप लोगों ने कंपनीज एक्ट में इसको पढ़ा है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट जो है वो एजीएम पे होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है एजीएम, ठीक है। तो एजीएम पे जब अपॉइंट होता है ऑडिटर तो अगले साल के लिए होता है। तो एजीएम के बाद उसके पास कोई 6-8 महीने होते हैं अगले साल की प्लानिंग करने के लिए। होता वही फाइनेंशियल ईयर है जिसमें वो बैठा हुआ है, लेकिन ऑडिट होता ईयर के एंड पे है नॉर्मली, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईयर ऑडिट एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो अपॉइंटमेंट के बाद जैसे ही ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर प्लानिंग करता है, वो देखता है कि कंपनी क्या है, नेस्ले है, काम क्या करती है, इसके रेवेन्यूज कहाँ, कैसे रेवेन्यू कैसे अर्न करती है, इसके एक्सपेंसेस कौन कौन से है, इसके रॉ मटेरियल क्या है, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है, ये उससे ऑडिट में हेल्प करती है, ठीक है। अगर रेवेन्यूज के मॉडल, रेवेन्यूज की टर्म्स को नहीं देखेगा तो रेवेन्यू रिकग्निशन को कैसे एज पर IFRS 15 वेरीफाई करेगा। अगर उसको ये नहीं पता कि नेस्ले जो है इसकी बिल्डिंग लीज पे है या ऑन्ड है, तो वो रेलिवेंट स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई करेगा। अगर उसको ये नहीं पता मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, तो वो जो नेस्ले की इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट एंड NRV की वर्किंग कैसे करेगा, ठीक है। तो वो फिर प्लानिंग में ये सारी चीजें कर रहा होता है। जब ऑडिटर प्लान कर लेता है ऑडिट को, तो थर्ड स्टेज आ जाती है और इसे हम कहते हैं ऑडिट परफॉर्मेंस। प्लानिंग करने के बाद जैसे आप पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं और जब वक्त परफॉर्मेंस आता है तो फिर आप कहते हैं नहीं ये तो प्लानिंग ही ठीक नहीं थी। तो बेसिकली प्लानिंग के बाद ऑडिटर ने अपनी प्लानिंग पे चलना होता है, परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अब वो फर्ज करें कि वो कहता है, आप लोगों ने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स बनाई होंगी, ऑडिटर कहता है कि मैंने बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट्स की बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स ऑडिट करनी है, ये प्लानिंग में वो लिख लेगा। परफॉर्मेंस में क्या करेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स को जाके ऑडिट कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑडिट परफॉर्मेंस होती है। ऑडिट परफॉर्मेंस में ऑडिटर वो सारे स्टेप्स लेता है, वो सारे प्रैक्टिकल मेजर्स लेता है जो उसने इस नंबर 2 वाले डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। परफॉर्मेंस करने के बाद लास्ट स्टेज आ जाती है ऑडिट फाइनलाइजेशन, फाइनलाइज करता है ऑडिट को, फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। फाइनलाइज करता है, चीजों को कंक्लूड करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट के हवाले करता है और वापस आ जाता है, ठीक है। ऑडिट जो है पाकिस्तान में, ऑडिट ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ऑडिट करवाना, ऑडिट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लीगल रिक्वायरमेंट है जी। ऑडिट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इट मींस बाय लॉ ऑडिट करवाना पड़ता है।
और ये जो 4 स्टेजेस ऑफ ऑडिट है, ये दीज आर कवर्ड इन ऑल चैप्टर्स ऑफ कैफ 8। यानी डिफरेंट स्टेज डिफरेंट चैप्टर में कवर्ड होती है, समटाइम एक स्टेज मल्टीपल चैप्टर्स में कवर्ड होती है। जैसे एक हम देख सकते हैं कि फाइनलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग जो है, इट इज चैप्टर 14। दिस इज चैप्टर मेनली चैप्टर 2, ठीक है, मेनली चैप्टर 2। तो कुछ स्टेजेस हैं जिनको हम चैप्टर से लिंक कर सकते हैं, बाकी स्टेजेस डिफरेंट चैप्टर्स में कवर्ड होती है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं लिया वो कल का लेक्चर लेके आए, यस्टरडेज लेक्चर, ये दोनों लेक्चर, और जो लोग अभी तक नहीं आए वो दोनों लेक्चर जो है कोई जानते हैं या किसी से कोई राब्ता है तो उन्हें दोनों लेक्चर्स लेके कल वाले लेक्चर में लाइव है। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलें जी, फिर एमएफए की क्लास पढ़ें। मुझे इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।